सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी ह्यूमन डिजीज वाला जो चैप्टर है, जो पोर्शन है, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस की सीरीज चल रही है। साइंस में सबसे पहले अपन ने किसको लिया है? बायोलॉजी को लिया है। एंड बायोलॉजी के अंदर अपन ने जो आपका फिजियोलॉजी मतलब जो आपकी बायोलॉजी थी, इस बायोलॉजी में अपन ने जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सबको अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो ऑलमोस्ट 60 से 70% जो आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है जूलॉजी वाला। अब इसके अंदर आज अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डिजीज की। कि ह्यूमन डिजीज में ये वाला जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारी डिजीज होती है वो आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकती है। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उनको देखेंगे। फिर ये लेक्चर है ये थोड़ा सा अपना क्या रह सकता है? लंबा रह सकता है। सीरीज थोड़ी सी लंबी रह सकती है क्योंकि काफी ज्यादा जो डिजीज है उनको अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जब अपन ह्यूमन डिजीज बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई डिजीज आखिरकार क्या होती है। डिजीज पढ़ तो रहे हैं लेकिन डिजीज की डेफिनेशन क्या होती है? तो सीधी सी बात है, डिजीज की डेफिनेशन होगी कि भाई आप क्या है एकदम स्वस्थ, एकदम हत्या करते हैं, आराम से सब कुछ टाइमली खा रहे हैं, सब कुछ टाइमली सो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन अचानक ही क्या हो जाती है? आपके स्वास्थ्य में कोई चीज की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है। वही क्या कहलाता है? आपकी डिजीज कहलाती है। जो बाधा आई है ना, उसी बाधा को क्या बोलते हैं? अपन डिजीज बोल देते हैं। मतलब आपके कोई भी मतलब इंटरफेयर कर लिया किसी ने भी आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में, जिसने इंटरफेयर किया है वो क्या है भाई? आपकी डिजीज है। अब ये अपन ने डिजीज की डेफिनेशन देख ली। अब यहां पर एक वर्ड आता है पैथोलॉजी। आखिरकार पैथोलॉजी क्या होते हैं? तो याद रखना पैथोलॉजी क्या होते हैं? जो डिजीज को क्या करते हैं? कॉज करते हैं, जिनसे डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल आपके बैक्टीरियाज आ गए, वायरस आ गए, आपके फंगस आ गए, फंजाई आ गए। इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं जो क्या करते हैं? अपनी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं। तो अपन ने यहां पे पढ़ा ना कि जो इंटरफेयर करेगी, मतलब जो बाधा आएगी, यहां पे वो बाधा कौन है? आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, एक्सेट्रा चीजें हो जाती है। ये चीज अपन ने देख ली। वो चीज क्या कहलाती है? पैथोजन। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो आपकी पैथोलॉजी है ये आखिरकार क्या है? या बोले तो जो रोगों का मतलब जो अपन डिजीज, जो जिस डिजीज की अपन स्टडी करते हैं वो स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आपको इस स्लाइड में ओनली फॉर इस लाइन को याद रखना है कि स्टडी ऑफ डिजीज क्या कहलाती है? आपकी पैथोलॉजी कहलाती है। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि भाई डिजीज है ये आखिरकार कितने टाइप्स की हो सकती है। तो डिजीज है मेनली दो तरह से हो सकती है। या तो भाई आप पैदा ही हुए थे डिजीज को लेके, या आप पैदा तो एकदम स्वस्थ हुए थे लेकिन जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए या बीच में कोई भी डिजीज आपके आ गई। तो बात करें तो डिजीज होती है, एक तो क्या हो सकती है? जन्मजात हो सकती है, बोले तो इनेट हो सकती है, आपको जन्म से ही मिल सकती है। दूसरी क्या आ जाती है? उपार्जित आ जाती है, जिसको एक्वायर्ड बोलते हैं या अडेप्टिव बोलते हैं। कि जैसे ही अपन बड़े हुए किसी न किसी चीज से, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि डिजीज नॉर्मल सी बात है, कोई भी छोटी सी भी हो जाती है, खांसी जुकाम तो नॉर्मल सबको ही एकदम आराम से हो जाती है। तो वो किस में आ जाती है भाई? आपकी एक्वायर्ड में आ जाती है। इनेट की बात करें तो इनेट का क्या है कि भाई जन्म के साथ में ही होने वाली जो डिजीज है कि आप पैदा हुए हैं, पैदा ही आप एक बीमारी को लेके हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कौन आ जाते हैं? जो भी आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? इनेट में आ जाते हैं। जबकि अडेप्टिव में क्या होता है कि जन्म होने के बाद में कोई भी चीज को पर एक्वायर कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, वो कौन सी आ जाती है? आपकी उपार्जित रोग में आ जाते हैं, डिजीज में आ जाते हैं। अब ये जो आपका एक्वायर्ड डिजीज है, बोले तो उपार्जित जो आपका रोग है, ये मेनली आपको दो तरीके से हो सकता है। मतलब ये दो टाइप का होता है। एक तो हो जाता है आपका संक्रामक, एक आ जाता है असंक्रामक। बोले तो संक्रामक, बोले तो कम्युनिकेबल, मतलब एक से दूसरे लोग में इजीली क्या हो जाएगा? ये ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब एक से दूसरे आदमी में फैल जाएगा। वो तो कौन सा आ जाता है? आपका कम्युनिकेबल डिजीज आ जाती है, बोले तो संक्रामक रोग आ जाता है। जबकि असंक्रामक की बात करें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो क्या होगी भाई? एक बंदे को है तो वो उसी के अंदर रहेगी, वो फैलेगी नहीं, ट्रांसमिट नहीं होगी एक दूसरे को। तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से अपन देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे जो आपकी एक्वायर्ड डिजीज है या अडेप्टिव डिजीज है, बोले तो उपार्जित जो रोग है, ये आपके कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो आता है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा आ जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। या एक तो या इसको बोल सकते हैं ट्रांसमिट डिजीज भी बोल सकते हैं, नॉन ट्रांसमिट डिजीज भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम आ सकता है। संक्रामक एंड आपका असंक्रामक रोग आ गया। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज होंगे ये तो क्या होगी भाई? फैलने वाली डिजीज होगी, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में इजीली ये डिजीज फैल सकती है। वो कौन सी होती है?
ये संक्रामक होती है, कम्युनिकेबल होती है। जबकि असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होती है जो क्या करती है, फैलती नहीं है, एक इंसान तक ही क्या रहती है, निश्चित रहती है। मतलब ये तो क्या कर सकता है कि खुद की डिजीज होगी, खुद को दुख हुआ तो ये अपना दुख दूसरे को बांट देगा। लेकिन जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है, असंक्रामक होती है, भाई इस इंसान को तो खुद को ही ये रोग झेलना पड़ेगा, ये किसी को बांट भी नहीं सकता है, जबकि ये अपना रोग बांट सकता है। तो भाई देखते हैं कि कौन कौन से मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार है, कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किससे हो सकता है भाई, बैक्टीरिया से हो सकता है, आपके जो वायरस है उनसे भी हो सकता है, प्रोटोजोआ है उनसे भी हो सकता है, जो कवक है बोले तो जो फंगस है उनसे भी हो सकता है, एंड जो वर्म्स है ना, जो कृमि है बोले तो आपके हेलमिंथ्स है, उनसे भी क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल में बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल में सीधी सी बात है, जिसके भी कैंसर होता है वो किसी को फैला नहीं सकता भाई, पर्टिकुलर इंसान में रहेगा। ठीक ऐसे ही किसी में डायबिटीज है तो वो भी उसके अंदर ही रहेगी। ठीक ऐसे ही कोई पैरालिसिस हो गया है किसी को तो वो उसी के अंदर रहेगा। ऐसे ही किसी के अंदर भाई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर हार्ट ही रहेगी। किसी का सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है तो वो उसी के पास में रहेगा, वो फैला नहीं सकता है। वो सारी की सारी किस्में आ जाती है, नॉन कम्युनिकेबल आ जाती है, एंड कम्युनिकेबल में वो आ जाती है जो एक इंसान दूसरे इंसान में फैला सकता है। सबसे बेसिक एग्जांपल हो जाता है आपकी जो जुकाम होती है, वो जुकाम इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली फैल सकती है। और उसके अलावा दूसरा एग्जांपल अभी मतलब जो पॉपुलर एग्जांपल है वो कोविड-19 का, तो आपने नाम सुना ही होगा, वो भी किस में थी, कम्युनिकेबल डिजीज में थी। तो चलिए इन सबको वन बाय वन करके अपन सबसे पहले जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है बोले तो संक्रामक रोग है, इनको पढ़ते हैं। इनमें से आपके ये जितने भी है कि कौन से हैं, टोटल आपके कितने हैं, ये 5 हैं। ये पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज होती है। तो बैक्टीरिया से जो पहली वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है वो आपकी कौन आ जाती है, टाइफाइड आ जाती है। तो अपन एकदम डिटेल में इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया है, बाहरी चीज अपन पढ़ेंगे। तो मेन चीज तो आपको बस इसमें 2 चीज है, वो 2 चीज आपको याद रखनी है। मेन चीज जो आपके सिलेबस में हैगी, जो आपकी बुक में दी है एनसीईआरटी में, उन्हीं चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन टाइफाइड मतलब जितने भी बैक्टीरिया से ले लीजिए, वायरस से ले लीजिए, प्रोटोजोन से ले लीजिए, इनके अंदर जो सिलेबस में होगा उन चीजों को देखेंगे। मेन आपको एक तो इनका जो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलती है वो, और दूसरा क्या होता है इसका जो ट्रीटमेंट हो गया, एंड इसका जो टेस्ट हो गया। बस ये 3-4 चीजें आपको याद है, वो चीज याद रखनी है। चलिए तो सबसे पहले टाइफाइड की बात करते हैं। तो जो टाइफाइड है इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिसके भी टाइफाइड हो जाता है ना उसके पेट में काफी ज्यादा क्या रहता है, दर्द रहता है। मतलब पेट में थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, पेट में दर्द रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आंत का बुखार भी बोल जाते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर बोलते हैं, या इसको मारवाड़ी में बोले तो जो मियादी बुखार है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। मेन आपको इतना याद रखना है कि अदर नेम में क्या जाता है, इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइफाइड आखिरकार कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इनके लिए ये वाले जो महाशय है ये रिस्पॉन्सिबल है, जिनका नाम है सालेमोना टाइफी। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि भाई जो टाइफाइड है ये किसके कारण होता है, तो याद रखना सालेमोना जो आपका टाइफी है इसके द्वारा होता है। चलिए अब इसका जो इन्फेक्शन है वो क्यों होता है, जब यदि आप कोई दूषित जल पी लेते हैं, भोजन खा लेते हैं, या ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पे दूषित मतलब एनवायरनमेंट पूरा गंदा है, तो वहां से जो मक्खियां होती है वो मक्खियां वहां पे जाएगी और वहां से आपके फूड में बैठ गई, तो आपका फूड क्या हो गया भाई, आपका इन्फेक्टेड हो गया, बोले तो कम्युनिकेट हो गया। आपका जो वाटर था, आपका फूड था, यदि आप वो चीज खा लेते हैं तो आपको क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। आगे बात करें इसके सिम्टम क्या रहेंगे, इसके लक्षण क्या रहेंगे। तो सिम्टम क्या रहेंगे, सीधी सी बात है, इंटेस्टाइनल फीवर है तो जो आपकी आंत रहेगी, इस आंत को क्या करता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होता है इसको ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या रहता है, लंबे टाइम तक आपको क्या होगा, फीवर हो जाएगा, लंबे टाइम तक आपको बुखार सा क्या होगा, महसूस होगा। तो इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि हर एक चीज का इलाज है। तो इसका ट्रीटमेंट है जो आपका TAB का टीका इसके लिए होता है। TAB बोले तो टाइफाइड ए एंड जो टाइफाइड बी होता है, इसका जो टीका रहता है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
यदि आपको हो जाता है तो आपको क्या दिया जाता है, टीएपी का टीका दिया जाता है, बोले तो टाइफाइड ए एंड टाइफाइड बी का टीका दिया जाता है, उसकी वैक्सीन दी जाती है। जब कि जो पूछ लिया जाए इसका टेस्ट, तो याद रखना यहां पर दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो पूछ लिया जाएगा टाइफाइड किससे होता है, तो याद रखना सोलेमोना जो टाइफी है इससे हो सकता है। पूछ लिया जाए टाइफाइड हो गया किसी को, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना उसको विडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, कई विडाल जो टेस्ट होता है इसकी किस रोग को जांचने में इसकी यूज ली जाती है, मदद ली जाती है, तो याद रखना टाइफाइड जो रोग होता है इसको पहचानने में जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, आपका विडाल टेस्ट होता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आपका आ जाता है हेजा, बोले तो आपका कोलेरा डिजीज। पूछ लिया जाए कि कोलेरा है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखना विब्रियो जो कोलेरी रहेगा ये क्या करेगा, आपका हेजा फैलाएगा, बोले तो कोलेरा डिजीज फैलाएगा, जो कुछ ऐसा होता है। ये भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। ये भी इन्फेक्शन कब होता है, इसे जब आप कोई क्या कर लेता है, कम्युनिकेट जो आपका वाटर होता है, फूड होता है, बोले तो जो दूषित वाटर हो गया, पानी हो गया एंड कोई भोजन हो गया, उसको आप खा लेते हैं तो आपको ये हो सकता है। इसके सिम्टम की बात करें तो इससे क्या हो जाएगा भाई, उल्टी आपको होगी, आपको दस्त लगेंगे, काफी ज्यादा लूज मोशन होंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, बोले तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा जब जिसको भी कोलेरा आ जाता है या जिसको काफी ज्यादा जिसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन आ जाता है, तो उसको क्या दिया जाता है, ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो ओआरएस की बाई चांस आपसे फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो याद रखना ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जो आपका निर्जलीकरण को क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया शरीर में पानी की कमी। अब पानी की पूर्ति वापस से करनी है तो डिहाइड्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, आपका रिहाइड्रेशन। तो ठीक ऐसे ही ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है जो आपकी ओआरएस की नाम होता है। ये तो ये जिसको जिस इंसान को मतलब क्या हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो इसमें भी ओआरएस का घोल दिया जाता है। बात करें इसके इलाज की तो इसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन होती है जिसको बोलते हैं एंटी कोलेरा वैक्सीन, एसीवी के नाम से जिसको जाना जाता है, एंटी कोलेरा वैक्सीन। मेन यहां से जो क्वेश्चन आएगा आपको बस यही आएगा वीडियो कोलेरा के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है आपका टिटनस। जो आपका टिटनस होता है याद रखना इसको लोग जो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिसको टिटनस होता है उसके जो जबाड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका लोग जो डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि भाई इसका बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो याद रखना क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी है उसके द्वारा होता है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है ये कहां मिलता है, मिट्टी में देखने को मिलता है। जब भी आपको कोई चोट लग जाती है, बाइक वाइक चलाते हैं, गिर जाते हैं, या नॉर्मल भी मतलब आपको चोट लग जाती है, तो सीधे से बात है आपको घर में भी यह बोला जाता था कि टिटनस का इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जो आपका टिटनस वाला ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि कहां देखने को मिलता है, मिट्टी, और मिट्टी सीधी सी बात है अपने इंडिया के अंदर भर भर के है, तो अपने राजस्थान के अंदर भी मिट्टी काफी सारी है, तो ये डिजीज काफी ज्यादा हो जाती है। तो याद रखना थोड़ी बहुत भी यदि आपको चोट लग जाए तो एक बार टिटनस का इंजेक्शन है ये जरूर लगा लेना चाहिए। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो सिम्टम सीधी सी बात है जो आपकी मांसपेशी तंत्र होता है ये इसको क्या करता है, डैमेज करता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके रीढ़ की हड्डी है वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना जिसको धनुष आकार बोलते हैं, ये ठीक ऐसे आपका क्या हो जाता है, शरीर मतलब एक तरह से बोले तो पूरे शरीर में जकड़न आ जाती है। कैसा महसूस करते हैं, जकड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं, और जिससे क्या होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में सबसे होता ये क्या आ जाएगा, आपके जबड़े के अंदर आ जाएगा, जिससे क्या होता है, जबड़ा आपका लॉक हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है, लो जोग जबड़ा डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके इलाज की बात करें तो याद रखना इसके इलाज के लिए डीपीटी का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो जो डीपीटी का टीका है इसके अंदर आपकी क्या आ जाती है, 3 डिजीज कवर हो जाती है, जिनको भी पर देखेंगे। पहले डी का मतलब तो क्या आ जाता है, डिप्थीरिया से आ जाता है। अगले पी का मतलब आ जाता है पर्टुसिस के नाम से आ जाता है। तीसरा क्या आ जाता है, जो आपका टी है ये वाला टी, ये किससे आ जाता है, टिटनस से आ जाता है। मतलब यदि आपको डिप्थीरिया हो गया या आपको पर्टुसिस हो गया या आपको टिटनस हो गया, तो इन तीनों के लिए जो टीका लगाया जाता है वो एक ही टीका होता है। एक के अंदर ही क्या होते हैं, तीनों के तीनों कमाल हो जाती है, तीनों की तीनों डिजीज क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। इसके अलावा जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किसका आता है, एटीएस का होता है, बोले तो एंटीटॉक्साइड सीरम का टीका लगाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, टेटवेक के
नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, टिटनेस की बात कर ली। अब अगला आ जाता है आपका डिप्थीरिया डिसीज। जो डिप्थीरिया है इसको गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है, और ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसको बोला जाता है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो गलघोटू इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपकी ट्रीकिया वाला पार्ट होता है ना, ये आपके गले वाला पार्ट है, ट्रेकिया वाला पार्ट है, इसका ये जो लास्ट वाला ये जो पार्ट रहता है ना, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसके लास्ट में मतलब ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको एक तरह से इसे दिख रहा होगा कि व्हाइट व्हाइट कलर में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बैक्टीरिया क्या कर लेता है, अपनी एक झिल्ली बना लेता है, आवरण बना लेता है यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है, सांस लेने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि कोई अपना गला पकड़ लिया, किसने अपने गले को दबा लिया, इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है, गलघोटू के रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो डिप्थीरिया होता है इसको। इसके लक्षण क्या होते हैं, वही गले के अंतिम भाग के अंदर क्या होती है, एक झिल्ली बन जाती है, एक जीवाणु क्या बना लेता है, एक परत बना जाता है, जो म्यूकस झिल्ली होती है वो जीवाणु के साथ में मिलकर एक परत बना लेती है, जिससे जो ऑक्सीजन है एयर पास इजीली नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होता है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको क्या होता है, घुटन महसूस हो रही है। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट कौन सा होता है, जिसको सिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके इलाज में भी वही DPT का टीका लगाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बोला जाता है। तो याद रखना, पूछ लीजिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन सी है, तो याद रखना है जो आपका डिप्थीरिया हो गया, परटूसिस हो गया एंड आपका टिटनेस हो गया, इन तीनों के इलाज में एक ही इंजेक्शन, एक ही टीके का यूज किया जाता है। चलिए तो अगले बात कर लेते हैं पर्टूसिस की। जो आपका पर्टूसिस है इसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, या जो वोपिंग कफ है बोले तो कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। कुकर खांसी के नाम से क्यों, क्योंकि जो कुत्ते का जो बच्चा होता है ना, छोटे वाला, जिसको कुकर बोला जाता है, वो जिस तरह से खांसी लेता है ना, वो जिस तरह से करता है, मतलब जिस तरह से वो भों भों करता है, उसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर वैसी ही आवाज निकलती है। इसको इस चीज क्या कैसे बोला जाता है, आपकी वोपिंग कफ के नाम से जाना जाता है, बोले तो कुकर खांसी के नाम से जाना जाता है। इसके बैक्टीरिया की बात करें कि भाई ये किसके कारण होता है, तो याद रखना बार्टेला पर्टूसिस नामक जो बैक्टीरिया है उसके कारण पर्टूसिस नामक डिजीज आपको हो सकती है। इलाज की बात करें तो इलाज मतलब सॉरी इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करें तो इसका लक्षण क्या होता है, बच्चा जो भी रहेगा, जिसको भी हो गया, वो लगातार क्या करता है, खांसता रहता है, लगातार खांसी उसको आती रहती है, और खांसी में जो धमनी निकलती है वो धमनी कौन सी होती है, हूप की धमनी क्या है, निकलती है। इलाज की बात करें तो इसमें भी वही इलाज हो गया, DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस का टीका मिक्स में ये टीका आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस वाला जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है, आपके श्वास लेने वाला पोर्शन है, यहां पर ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। चलिए अगला आ जाता है आपका टीबी, जिसको क्या बोला जाता है, क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, या आपको इसको एक नाम और है, इसका नाम है प्लूरोसिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए कि भाई जो आपकी टीबी होती है, ये टीबी आखिरकार कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होती है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, टीबी है। टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। आगे बात करें इसके सिम्टम की, तो जो इसका सिम्टम है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका शरीर का वेट रहेगा वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, एंड शरीर का जो टेम्परेचर है बोले तो आपको थोड़ा सा फीवर है, ये फीवर महसूस होने लग जाएगा। इसके अलावा ज्यादातर ये आपको कहां देखने को मिलता है, जो फेफड़े का भी टीबी होता है, रीढ़ की हड्डी का भी टीबी होता है, अलग अलग जगह का टीबी होता है, लेकिन जो आपका फेफड़ा क्या होता है इसमें ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि फेफड़े में क्या होता है, आपके जो आपका फेफड़ा रहेगा यहां पर थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपको खांसी भी आने लग जाएगी, खांसी के साथ में क्या आएगा, जिसको कफ बोलते हैं, जिसको बलगम बोलते हैं, वो भी साथ में आने लग जाएगा। इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज में क्या होता है, BCG का क्या लगाया जाता है, आपको टीका लगाया जाता है। BCG का मतलब क्या आ गया, बेसिलस कैलमेट जो ग्वेरिन वैक्सीन है, ये वैक्सीन आपको दी जाती है। इसके अलावा जो आपको डोट से जो थेरेपी पूछ ली जाए, डोट थेरेपी क्या है, तो डोट से जो थेरेपी है वो क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब इसके अंदर आपको अलग अलग दवाइयां हैं, वो दवाइयां आपको देके आप एक तरह से मान सकते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन सी दवाई आपको सूट हुई है या नहीं। तो इसका जो इलाज है वो काफी क्या चलता है, लंबा चलता है।
चलिए आगे बात करते हैं इसके टेस्ट की। तो याद रखना जो टीबी का टेस्ट है ये कौन सा टेस्ट होता है, तो याद रखना मेन कोस्ट टेस्ट क्या होता है, मतलब जो मेन कोस्ट टेस्ट होता है इसके द्वारा जांच किया जाता है कि आपको टीबी है या नहीं है। तो इसके अंदर याद रखना जितनी भी आपकी जांच है, जहां जहां मैं बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट जांचें हैं उन जांच को याद रखना है, एंड उनके जो इलाज हो गए एंड उनके जो बैक्टीरिया हो गए, ये तीन भी चीज आप पढ़ लेते हैं तो इतना आपके लिए काफी है। अब जो आपका ट्यूबरकुलोसिस याद रखना जो बैक्टीरिया होता है ये कैसा होता है, आपका रोड शेप होता है, छड़के जैसा होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो WHO है, WHO ने एक टारगेट रखा है, पूछ ले जाए कि भाई WHO ने कितना टारगेट रखा है कि कब तक अपन पूरे के पूरे जो विश्व है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, इसको अपन टीबी मुक्त कर देंगे। तो उसका लक्ष्य कितने दिया है, जितने भी देश है उन सबको 2030 तक का दिया है। लेकिन बात करें इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से बताया गया कि भाई हम 2025 के अंदर ही अपने देश को क्या कर लेंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। जबकि WHO ने कितने का टारगेट लिया है, 2030 तक हर देश को टारगेट दिया है कि भाई आपको अपने देश को क्या करना है, टीबी मुक्त कर देना है। लेकिन इंडिया ने टारगेट कब का रखा है, 2025 का रखा है कि इसी साल में अपन क्या कर लेंगे, टीबी को खत्म कर लेंगे। चलिए आगे आ जाता है आपका गोनेरिया। गोनेरिया को क्या बोला जाता है, सुजाक रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गोनेरिया होता है याद रखना इसका जो बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, नाइसेरिया गोनेरिया क्या होता है, इसका बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया के द्वारा आपको गोनेरिया डिजीज हो सकती है, बोले तो सुजाक हो सकती है। तो जो आपकी गोनेरिया डिजीज है ये एक तरह की क्या होती है, STD डिजीज होती है। STD का मतलब क्या होता है, आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, बोले तो यौन संचलित आपकी क्या होती है, ये रोग होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम की कि आखिरकार इसका सिम्टम क्या होता है। तो इससे क्या होता है, जो जननांग क्षेत्र होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इफेक्ट होते हैं, एंड क्या होते हैं, जो यूरिन मार्ग होता है उसमें भी इंफेक्शन हो सकता है। ये जो गोनेरिया है ये मेल एंड फीमेल दोनों के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यहां पर क्या है, आपको ये गोनेरिया देखने को मिलेगा, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये। इसके अलावा बात करें सिफिलिस जो रोग होता है, जो सिफिलिस रोग होता है ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम क्या है, ट्रेपोनिमा पेलिडम। जो ट्रेपोनिमा पेलिडम है इसके द्वारा सिफिलिस आपकी डिजीज है, ये हो सकती है। ये जो सिफिलिस डिजीज है ये भी आपकी एक तरह की क्या होती है, STD डिजीज होती है, बोले तो ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो जननांग होते हैं वो तो इन दोनों के अंदर ही इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जननांग इफेक्ट होने के साथ साथ में क्या होंगे, शरीर के ऊपर क्या हो जाएंगे, लाल लाल जो दाने रहेंगे वो दाने हो जाएंगे, एंड क्या हो जाएगा, आपको बुखार हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका गोनेरिया हो गया एंड सिफिलिस हो गए, ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह के STD रोग है, जो कि क्या होते हैं, आपके सेक्सुअल होते हैं, दोनों के दोनों यौन संचलित आपके रोग होते हैं। चलिए आगे आ जाता है आपका प्लेग डिजीज। प्लेग डिजीज की बात करें तो जो प्लेग डिजीज है इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, काली खांसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो याद रखना जो यार्सिनिया जो पेस्टिस नामक बैक्टीरिया है, या जो आपका पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये हो सकता है। इसके अलावा जो आपका प्लेग रोग रहेगा इसमें वेक्टर का काम कौन करेगा, तो ए से वेक्टर कौन होता है, आपका जो चूहा होता है उसकी लार के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अब चूहे की लार में प्रेजेंट होता है जो टिश्यू होता है, जो क्ले होता है, ये क्या होता है कि एक तरह का मतलब मच्छर होता है। ये चूहे की लार को क्या है, खा लेता है या चूहे से इसके अंदर चला जाता है। ये जैसे ही कोई खाने पे बैठ गया, कहीं भी बैठ गया, उससे क्या होता है, ये इंसान के अंदर क्या है, घूम फिर के इंसान के अंदर चला जाता है। तो जो आपका टिश्यू होता है इसके जो आपका जेनोप्सिला होता है, जो जेनोप्सिला के सदस्य है वही आपका कौन सा आ जाता है, जो यार्सिनिया है, ये यार्सिनिया वहां तक पहुंच जाता है। ऐसे करके ये आपके शरीर के अंदर पहुंच जाएगा और आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। अब इसके अंदर होगा क्या प्लेग डिजीज में, प्लेग डिजीज में क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा बुखार है, वो बुखार आने लग जाएगा। इसके साथ साथ आपके शरीर के ऊपर क्या हो जाएंगे, पीले पीले चकते हो जाएंगे, मतलब आपके शरीर पे ऐसे छोटी छोटी फुंसियां हो जाएंगी, पीले पीले कलर की चकते हो जाएंगे, रेसेस हो जाएंगे। ये आपके क्या होती है, प्लेग डिसीज होती है, जिसको क्या है, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि भाई ब्लैक जो डेथ है वो कौन सी डिजीज थी, तो वो किसके द्वारा होती है, आपकी प्लेग डिजीज के द्वारा होती है।
चलिए, अगला आ जाता है आपका कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग है इसको क्या है, हेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका कुष्ठ रोग है ये किसके कारण होता है, तो याद रखना जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक है बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा ये होता है। इसके सिम्टम क्या है कि कौन कौन सी चीजों को इफेक्ट करता है, तो ये जो आपकी स्किन रहेगी उसको प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो आपकी सेल रहेगी, सेल के जो आपके टिश्यू रहते हैं, इन टिश्यू को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रे है, ये मान लीजिए आपके हाथ पे हो गया है, तो ये क्या करेगा, यहां पे मान लीजिए इस एरिया पे हो गया है, तो यहां से क्या करेगा, जितने भी आपकी ब्लड्स आ रही है, जितने भी आपकी मतलब जो न्यूरॉन सेल्स आ रही है, वही तो कंट्रोल करती है ना कि आप पर्टिकुलर ब्लड पहुंचा है नहीं पहुंचा है, या कोई चीज स्किन डेथ हो गई है तो उसको वापस रिकवर करना है, तो ये क्या करता है, सारा कनेक्शन काट देता है। अब वो सारा कनेक्शन काट देगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहां से जो स्किन रहेगी धीरे धीरे गलने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी, एकदम ब्लैक हो जाएगी, फिर धीरे धीरे शरीर का हिस्सा अलग हो जाएगा। तो जो कुष्ठ रोग होता है इसके अंदर क्या होता है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरी जगह जहां पे हो गया वहां पे काले काले से निशान हो जाएंगे। मतलब क्यों, क्योंकि वहां से जो आपका न्यूरॉन सिस्टम था, इस न्यूरॉन सिस्टम ने वहां से नाता तोड़ दिया। तो जो न्यूरॉन सिस्टम है जो अपना दिमाग है यही तो कंट्रोल करता है ना, कौन सी जगह क्या पहुंचानी है क्या नहीं पहुंचानी है, वहां से कनेक्शन ही टूट गया तो वो चीजें नहीं पहुंच पाती है, जिससे ये चीजें क्या हो जाती है, हट जाती है, गल जाती है, सट जाती है। तो वो चीज इसमें होगी। अब पूछ लिया जाए कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या किया जाता है, इसमें जो अलग अलग तरह के जो ड्रग्स हैं वो ड्रग दिए जाते हैं। बोले तो मल्टी ड्रग जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। बोले तो अलग अलग तरह की जो दवाइयां हैं वो आपको दी जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है निमोनिया। जो आपका निमोनिया है ये किसके कारण होता है, तो याद रखना जो डिप्लोकोकस निमोनिया है इसके कारण होता है। जब बैक्टीरिया का नाम पूछ ले जाए तो एक तो क्या है, डिप्लोकोकस निमोनिया है, दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा हीमोफिलस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। ये आपको बैक्टीरिया, ये इतने बैक्टीरिया के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा, डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या बोले तो हीमोफिलस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जो बैक्टीरिया होता है, इनके कारण आपको निमोनिया हो सकता है। अब निमोनिया के अंदर क्या होता है, निमोनिया के अंदर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है, इसमें इफेक्ट होता है। निमोनिया में आपने देखा होगा जो लंग्स होते हैं ना, आपके फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ये तो आपकी नॉर्मल कंडीशन है। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर क्या है, आपकी जो पानी है, ये कुपिकाएं हैं, इनके अंदर क्या होता है, पानी होता है। ये आप देख रहे हैं फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या होता है, इनमें जमा हो जाता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने अभी तक आपको जितने भी बैक्टीरिया पढ़ाए इनके अंदर जिन जिन के अंदर भी मैंने आपको दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं, तो उनका मतलब क्या है कि क्योंकि जितने भी आपके बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज होते हैं ना, इनके अंदर सबसे जो मोस्ट दवाई है वो एक ही है। वो कौन सी होती है, आपकी एंटीबायोटिक्स होती है। तो जहां जहां पर भी नहीं दी हुई है दवाइयों के नाम, तो उनके अंदर मान लीजिएगा उन सारी जगहों पे दवाई के रूप में, इलाज के रूप में क्या लिया जाता है, जो आपकी एंटीबायोटिक्स है इन्हीं का यूज किया जाता है कि भाई कौन सी एंटीबायोटिक इसके सूट हो रही है, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो इनमें ज्यादातर क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स ही दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, जो आपका मतलब जो आपके बैक्टीरिया थे उनसे होने वाली डिजीज क्या होगी, आपके कंप्लीट होगी। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपके हेलमंथीज से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। तो हेलमंथीज से होने वाली डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी आ जाती है, हाथी पांव रोग। आपने सुना होगा जिसको फील पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है, या फाइलेरिया डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, या एलिफेंटेसिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंट हो गया बोले तो हाथी पांव, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा भाई, जो आपके पांव होगा वो हाथी के जैसा हो जाएगा। एक छोटा सा जो आपका वर्म होता है, छोटा सा एक मच्छू होता है, वो भी क्या कर सकता है, आपको इतनी बड़ी डिजीज दे सकता है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा डरना किससे चाहिए, मच्छरों से डरने चाहिए, क्योंकि वो क्या से क्या कर देते हैं। चलिए, तो जो हाथी पांव रोग है पूछ लिया जाए कि भाई कौन से वर्म के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो याद रखना जो आपका वुचेरिया वेनक्राफ्टी है इसके द्वारा क्या होता है, हाथी पांव रोग आपको हो सकता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई इसका वेक्टर कौन होता है, कौन इसको फैलाता है, तो इसको कौन फैलाता है, जो मादा
क्यूलेक्स मच्छर होता है, मतलब जो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होती है वो क्या करती है, हाथी पांव रोग फैलाती है। मतलब जहां पे ज्यादा गंदगी रहती है, कीचड़ रहता है, वहां पे जो मच्छर होते हैं वो मच्छर के अंदर क्या होता है, जो वुचेरिया बेनक्राफ्टी है वो उनके लार्वा में आ जाता है, बोले तो उनकी लार होती है, सॉरी उनका जो स्लाइवा होता है उसमें पहुंच जाता है। और फिर वो जब किसी भी इंसान को बाइट करते हैं, क्योंकि मच्छर क्या होते हैं नीचे उड़ते हैं ज्यादातर, तो ये ज्यादातर आपके पांव पे ही कट करते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर मच्छर पांव पे ही खाते हैं, क्योंकि पांव पे क्या होता है, नीचे अपन इतना नहीं देख सकते, उनमें भी थोड़ा बहुत ब्रेन होता है, उनको पता है यदि यहाँ पे खाएंगे तो वो एक हाथ यहाँ तक पहुंच गया और अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो वो कहाँ खाते हैं, आपके पांव में। ये जैसे ही पांव में खाता है तो आपके पांव क्या हो जाते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होगी, आपकी जो टांगे रहेंगी, बोले तो आपके जो पैर रहेंगे उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा जो आपके जेनाइटल रहेंगे, बोले तो जो आपके जननांग रहेंगे उनके अंदर भी आ जाएगी। एंड जो आपके वृषण रहेंगे मेल के अंदर, उन वृषण के अंदर, उन टेस्टिस में भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वहां पर भी क्या आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। तो मेन हाथी पांव रोग में किसके द्वारा होता है, कौन इसका वेक्टर कौन सा होता है, बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला आ जाता है नारू बाला रोग, जिसको क्या है, गिनी कृमि रोग के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि कौन से वर्म के कारण होता है, किसके कारण ये होता है, तो याद रखना ड्रैगन कुलस नामक जो वर्म होता है, कृमि होता है, उसके कारण ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसका सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या होगा, आपके पेट में दर्द हो जाएंगे होगा, इसके अलावा आपको क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएगा, इसके अलावा आपको फोड़ा हो जाएगा। एंड फोड़े में से क्या होगा, नारू के कृमि निकलेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में दिख रहे हैं कि ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर क्या होगी, आपके जो घाव रहेंगे उन घाव में से क्या हो जाएंगे, बाहर की साइड में निकलेंगे। तो मेन आपको इतना याद रखना है किसके द्वारा होता है, ड्रैगन कुलस के द्वारा ये होता है। इसके अलावा एस्केरिसिया जो आपको होता है, एस्केरिस होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर जो आपका एनकेरिस जो सॉरी आपका एस्केरिस जो लुम्ब्रिकोइड्स होता है, जिसको राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड है, इसको राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एस्केरियासिस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको उल्टी होने लग जाएगी, दस्त होने लग जाएगा, पेट में दर्द होगा, एंड जो आपका स्टूल रहेगा, जो आपका फिशस रहेगा, इसके अंदर से क्या होंगे भाई, कीड़े निकलेंगे। मतलब जो भी आप अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकालोगे तो उनके अंदर आपको कीड़े हैं वो देखने को मिलेंगे, वर्म्स है वो वर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो किसके कारण होता है, मतलब कोई आप ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसका लार्वा प्रेजेंट होता है, तो आपको ये डिजीज हो सकती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई फंगस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। फंगस होते हैं, इनमें सबसे पहले आ जाता है एथलीट फुट रोग आ जाता है। जो एथलीट फुट रोग होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो लोग मतलब काफी टाइम तक सॉक्स पहन के रखते हैं, मतलब दौड़ते हैं, घूमते हैं, एथलीट होते हैं, उनके जो मतलब पैरों के अंदर जो ऐसे जगह रहती है ना अंगुलियों के बीच में, वहां पे क्या आ जाता है, वो चीजें सड़ने लग जाती है, कवक आने लग जाती है, फंगस वहां पे आने लग जाती है। उसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, ट्राइकोफाइटोन क्या होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर बस आपको कौन कौन से कवक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें जो गंजापन होता है, गंजापन के लिए क्या होता है, जो टीन या केपिटस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा यदि आपको खुजली वगैरह हो रही है तो उसके लिए कौन सा कवक रहता है, एस्केरिस जो आपका स्केबीज होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगला आ जाता है, मान लीजिए आपको दाद हो गए हैं तो दाद के लिए कौन सा रहेगा, माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन क्या रहता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इन दोनों के लिए ऑलमोस्ट क्या होते हैं, आपके सेम व्यक्ति, आपका जो कवक है फंगस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे आ जाता है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस के अंदर जो आपका म्यूकर माइकोसिस होता है ये क्या रहता है भाई, आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये आपका क्या आ जाता है, फंगल से होने वाली डिजीज आ जाती है। तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जो एक्वायर्ड डिजीज थी, उन एक्वायर्ड डिजीज में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल को अपन ने देखा था। अपन ने सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज ली थी। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अपन ने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को कंप्लीट पढ़ लिया। इसके अलावा कवक से होने वाली डिजीज, फंगस से होने वाली डिजीज को देख लिया। इसके अलावा जो वर्म है, बोले तो जो आपके हेलमंथीज है, उनसे होने वाली डिजीज को अपन ने कंप्लीट देख लिया है। तो आज के लेक्चर में अपन ने 3 डिजीज को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब जो 2 डिजीज बच गई इसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। वो कौन सी रहेगी, आपके वायरस से होने वाली डिजीज एंड आपके प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज। इसके बाद में आपका जो जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज है
ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आ जाएगी नॉन कम्युनिकेबल आपकी डिसीज आ जाएगी, जिनके अंदर अपन ये चीजें हैं इनको क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद में जो जेनेटिक वाला पोर्शन रह गया, जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे वो भी अपन देख लेंगे। जो इनेट वाले थे ये अपने क्या चल रहे हैं, एक्वायर्ड वाले चल रहे हैं। तो ये जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं कंप्लीट जो आपका लैब असिस्टेंट रहेगा, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाइए और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी। आने वाले टाइम में कंप्लीट चीजें हैं वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम आप सबके आने वाले हैं, तैयारी एकदम फोकस से कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।